Nothing in the world is unchangeable. ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। हरियाणा की दादी रोशनी देवी सांगवान 70 साल की एज में पावर लिफ्टिंग में 70 केजी तक वेट उन्होंने उठाकर रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। कभी भी बच्चों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम जिंदगी नहीं करानी चाहिए। मैंने ये लिखाया गया कि खेलेंगे कूदेंगे चुस्त रहेंगे दुरुस्त रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे सेवा करेंगे खुश रहेंगे। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ हम समय स्पेंड करना ही भूल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान हैं जो एक चलती फिरती इंस्पिरेशन हैं, डॉक्टर वजीर चंद गोयल जी, जिनका एकेडमिक और स्पोर्ट्स का सफर सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। वैदिक योगा में पीएचडी, एमटेक इन हाइड्रो एंड इरिगेशन, एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, एमएससी इन साइको एंड एरोबिक्स, एमए इन गांधीयन एंड पीस स्टडीज, एमए इन सोशल वर्क, एनडीडीवाई नेचुरोपैथी एंड योगा, बीएएचएस एक्यूप्रेशर और काउंसलिंग में एक्सपर्टाइज, मतलब एक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ विजडम। और सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, उन्होंने स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स में भी कमाल किया है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, डांस, हर जगह मेडल्स, ट्रॉफीज और नेशनल लेवल पोजीशंस। अब तक 100 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एमए फर्स्ट ईयर में 70 साल की एज में मिस्टर फ्रेशर का टाइटल जीता अमंग यंग स्टूडेंट्स और रोज फेस्टिवल में रोज किंग का अवार्ड भी जीता। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज है मैक्सिमम मास्टर डिग्रीज फर्स्ट डिवीजन में रिटायरमेंट के बाद, और स्पोर्ट्स में वेटरन कैटेगरी में कंटिन्यूसली 4 टाइम्स नेशनल रिले रेस जीतने का रिकॉर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं उनके एक्सपीरियंसेस, उनके विजडम और उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जर्नी के बारे में। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर वजीर चंद गोयल जी का। गोयल जी, आपने चार अलग अलग डिग्रीज की हैं, जैसे कि आपने एमए किया है, 2 बार एमए किया है, 2 बार एमएससी किया है, और आप पीएचडी होल्डर भी हैं। और आमतौर पर क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद लोग पढ़ाई से मुख मोड़ लेते हैं, तो आपको क्या मोटिवेट करता है? शुरू से मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन इनिशियली मैंने स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग प्रोफेशन किया मैंने, फिर नौकरी मिल गई, तो मैं बिजी रहा। मुझे कोई ज़्यादा पढ़ाई का इतना शौक रहा भी नहीं और कर भी नहीं सका। पढ़ाई करने के बाद रूटीन में जब मैं रिटायर हुआ, तो जैसे जैसे हालात बनते गए या मेरे विचार जैसे कोई चीज़ आती गई, उस तरीके से मैं वो करता गया। विशेष कोई चीज़ नहीं थी, ना मेरे विचार में था कि मैंने ये डिग्री हासिल करनी है, मैंने ऐसे कुछ करना है, नथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिटायरमेंट के 2-3 साल बाद मेरे को पता लगा कि वैल्यू एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी में ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं कोर्स करवाने के लिए। मेरे को वैल्यूज़ के बारे में शुरू से शौक था। मैं अपने जेब में पेन और कागज अक्सर रखता था। कहीं क्लास में गया, बाजार में गया, कहीं फंक्शन में गया, तो अगर कोई स्लोगन लिखा मिल जाता अच्छा वैल्यूज के ऊपर, मैं नोट कर लेता, आगे डायरी में नोट रखता। ये शुरू से मेरा रहा है। एमएससी इन न्यूरोबिक्स, साइको न्यूरोबिक्स, ये क्या होता है? ये होता है कि आप जब ब्रेन से सोचते हो और कई चीज़ों को साथ में मिलाते हो, लाइट, साउंड, सारा रेज, ये सारा मिला के और मेडिटेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड साइकोन्यूरोबिक्स। टू नो अबाउट द ब्रेन्स ऑफ अदर्स, टू अंडरस्टैंड आवर ब्रेन। ओह वाओ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैंने सोचा भी लाइफ में ये तो बड़ा यूज होता है सब्जेक्ट, तो इसको जरूर करना चाहिए, तो फिर मैं इसकी एमएससी की। जैसे गोयल जी, डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम है, एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जो ब्रेन को काफ़ी अफेक्ट करती है, खास तौर से बुजुर्गों को। वो कोई चीज़ बार बार रिपीट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, या कुछ रखे भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो हम इतनी जो पढ़ाई भी अगर एक सर्टेन एज के बाद हम करते रहते हैं, तो वो हमें ये प्रॉब्लम से भी डील करने में हेल्प करती है। डेफिनेटली। इसका कारण ये है कि जब हम घर बैठ जाते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जनरली इट इज ए ओल्ड एज प्रॉब्लम, पर इसको अवॉइड किया जा सकता है अगर हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में लगे रहें, क्वेश्चन आंसर करते रहें, अच्छी किताबें पढ़ते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, एक्टिविटीज़ करते रहें, जैसे छोटी छोटी ब्रेन की बड़ी एक्टिविटीज़ होती है, इस तरीके से करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है, तो हम इससे बच सकते हैं। जी, आपका इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी 2 बार नाम आया है, जैसे कि एक बार तो आपने एजुकेशन की वजह से आया है, दूसरा आप एक एथलीट भी हैं, आपका उसमें भी आपने 4 टाइम्स रेस जीती। तो आप फिटनेस को कैसे देखते हैं? मैं वर्कआउट तब करता हूँ मोस्टली रेगुलरली जब कहीं स्पोर्ट्स होते हैं, जाना होता है 15-20 दिन या 1 महीना पहले। तो रूटीन में जैसे मैं आप गया था खेलने के लिए, मैंने कोई जाने से 6 महीने पहले वेलनेस सेंटर ज्वाइन किया था। ओके। और उसमें हेल्थ के बारे में सारा बताते हैं, खाने पीने के बारे में बताते हैं, और ज़्यादा पर्टिकुलरली जो डिटेल में बताते हैं कि हमें बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे बैलेंस डाइट लेनी है। तो मैंने फॉलो किया, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसमें एक्टिवनेस भी काफ़ी आती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ती है और उमंग सा भी बढ़ता है। तो इस बार पहले जब मैं खेलने जाया करता था तो अक्सर मेरे को ये लगता था कि चलो
खेल लेंगे, देख लेंगे जैसे भी होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पर इस वक्त जब मैं गया तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि टुडे दिस वे आई विल विन द मेडल। सर आजकल लोनलीनेस बहुत ज़्यादा लोगों में प्रिवेल कर रही है, खासतौर से सीनियर सिटीजन्स में। 55.4% इंडियन सीनियर सिटीजन्स लोनलीनेस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रीज़न अर्बनाइजेशन भी है। कहीं ना कहीं पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बच्चे अक्सर बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं या दूसरे देश में जॉब के लिए या दूसरी बड़ी सिटीज़ में चले जाते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स अपने आप को बहुत लोनली फील करते हैं। तो एक रिटायरमेंट के बाद क्योंकि हम वर्क से भी हमारा डिस्टेंस हो जाता है, तो कैसे हम इस लोनलीनेस को कैसे डील करें? वेरी राइट। देखो, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज स्टेबल। हर चीज परिवर्तनशील है, नथिंग इन द वर्ल्ड इज अनचेंजेबल, और ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। यस तो इसलिए जैसे जैसे हालात बदलते हैं ना, आदमी को बदलना चाहिए। तो इसका मेन कारण क्या है कि जब हम स्टेबल हो जाते हैं और सारा कुछ छोड़ देते हैं इधर उधर का और पुराने ढांचे में फिट होने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अगर फर्ज करो अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दें, बड़े तरीके बिजी रखने के लिए, कोई चुटकुले हैं, कोई शेयर हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, कोई किताबें हैं, बुक्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ पीपल, तो वो लगा सकते हैं। कंपनी है, पार्क है बने हुए, जाके बैठो, मेडिटेशन करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रिमेन बिजी। जब हम उनसे अलग होकर के नहीं कुछ करते ना, सेल्फ में रहते हैं, तो प्रॉब्लम आती है जी। और एक मैंने बुक पढ़ी थी इकिगाई, तो जापान की जो है जी yes, तो उन्होंने जापान की जो ये फिलॉसफी है, एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है, वो है कि आप, क्योंकि वहाँ आपने ज़रूर आपको पता होगा कि वहाँ 100 से ज़्यादा जो एज है वो कॉमन है और वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। और उसकी जो सबसे अच्छी लाइन मुझे जो लगी वो ये लगी कि वो फ्रेंड्स बनाते हैं, वो अपना सोशल सर्कल को कम नहीं करते। हाँ यस, एक तो जो बिजी बहुत रहते हैं जापानीज जो है ना, उनका ये फंडा है कि वो टाइम बड़ी कीमत है उनके लिए, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सेकंड्स तक भी वो वेस्ट नहीं करना चाहते। और 24 घंटे में से शायद 18 घंटे भी एवरेज उनकी पड़ती होगी बिजी रहने के लिए। तो एक तो बड़ा कारण है कि वो खुश रहने का कारण कि जब आदमी कहते हैं कि बिजीएस्ट मैन इज़ द हेल्थीएस्ट मैन, उनकी सेहत भी ठीक रहती है और खुश भी रहते हैं। तो एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अभी कम अपने आप को मत समझो कि आप रिटायर हो गए हो, आप ये समझो कि एट द एज ऑफ 60 रादर यू हैव स्टार्टेड स्पेयरिंग योर टाइम ओपनली एंड फ्रीली। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो यू कैन स्टार्ट जस्ट टू से वन रिटायरमेंट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, अप टू 100 यू कैन गो वेरी इजीली। तो अगर ऐसे हमारे विचार होंगे ना, तो वी कैन आल्सो फॉलो देम। क्योंकि जैसे खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है, yes. तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक कंस्ट्रक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज ज़रूर करें और बिजी रहें। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, जैसे अभी आपने इतने सारे NGOs ज्वाइन कर रखे हैं, आप फ्री में काउंसलिंग देते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो ये भी एक, क्योंकि आप सोशल सर्विस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को अनकंडीशनली देते हैं तो उससे भी आपकी खुशी बढ़ती है। वेरी ट्रू। खुशी तब बढ़ती है जब निस्वार्थ होकर अनकंडीशनली देते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अल्टीमेटली लाइफ का आप कितने भी कोई चीज़ प्राप्ति कर लो, कोई अचीवमेंट्स कर लो, कितने मेडल ले लो, कितनी महिमा कर लो, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा कि आपको जब निस्वार्थ सेवा करोगे ना, उससे जो खुशी मिलेगी ना, वो कभी खुशी ऐसी मिल नहीं सकती, किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। तो यू हैव वेरी राइटली सेड कि अगर हम ऐसे होकर के हल्के होकर ये काम करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी और खुशी मिलेगी। और खुशी इज़ ए फंडामेंटल थिंग। एवरीबॉडी वांट्स, खुशी भी चाहता है, शांति भी चाहता है, सुख भी रहना चाहता है। तो अगर हम इस पे अब पहले पहुंच जाएं बिफोर वी आर कंपेल्ड टू डू इट, तो इट्स वेरी गुड। राइट सर। को सक्सेस और फेलियर को आप किस तरह से लेते हैं, क्योंकि आजकल जो यूथ है वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऐसे है कि फेलियर को तो मैं कोई समझता नहीं कि फेल कोई चीज़ होती है। ये अगर हम जीतते नहीं हैं ना, तो हम हारते भी नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि फ़र्ज़ करो इस वक्त मेडल नहीं आए, ये परफॉर्मेंस नहीं रही, तो मेरा पक्का विश्वास है कि बाबा ऊपर वाला जो गॉड है, ही इज़ विद मी, वो मुझे कहता है कि बच्चे इसके तो काबिल नहीं है, तो बड़ी चीज़ के काबिल है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो कभी हम हार मानेंगे नहीं, हमारे बच्चों की हार हो ही नहीं सकती। तो जहाँ तक सक्सेस का सवाल है, मैं कोई मेडल लेने को सक्सेस नहीं समझता। ये तो एक निशानी है, जैसे एक सर्टिफिकेट होता है डिग्री लेने के बाद, इट इज़ लाइक दैट। मैं सक्सेस को तब समझता हूँ जब मैं इन मेडल से लोगों को प्रेरित करके, ताकि वो आगे बढ़ें, उस चीज़ में जाएं, आगे विजय प्राप्त करें और आगे बढ़े, तरक्की करें, तो मैं समझूंगा कि ये अब मेरी सक्सेस सार्थक हो गई है, मेरा मेडल सार्थक हो गया। अदरवाइज सक्सेस नो सक्सेस अनटिल यू डिस्ट्रीब्यूट एंड दे गेट द बेनिफिट ऑफ इट।
राइट। तो गोयल जी, आप एजिंग के इस प्रोसेस को किस तरह से लेते हैं? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब लोगों की एज बढ़ती है तो वो थोड़े दुखी से हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब वो कहीं ना कहीं एक डेथ बेड की तरफ नजदीक पहुंच रहे हैं। तो आप कि क्या इसे सेलिब्रेट करते हैं, या आपको भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि आप उम्र बढ़ती जा रही है हर साल? नहीं, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। रादर जब मेरी उम्र बढ़ती है तो आई फील प्लीज्ड कि अब ये 85 का हो गया, अब 90 का हो जाऊंगा। तो एट द एज ऑफ 90 इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव हेड। तो उसमें से हमारा परसेंटेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बढ़ने से आई फील प्लेयर इन इट। हमारे जितने भी एथलीट्स हैं ना, जितने ज़्यादा एज ग्रुप में जाएंगे उनको अच्छा लगता है, ताकि मैं आसानी से वो जीत प्राप्त कर लूँगा इन दैट वे। तो इसलिए ये जस्ट इज ए नंबर। एक्चुअली क्या है कि हर के अंदर कुछ ना कुछ गुण छुपे होते हैं, विशेषताएं होती हैं। वो कब हमारे हो जाए वी डोंट नो। ये बहुत एग्जाम्पल है। इवन IAS ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं, आप व्यवस्थित रहते हैं अपनी जॉब में, जब रिटायर हो जाते हैं तो अच्छे कविता लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, छापते हैं, बड़ा अच्छा उनका जीवन आगे चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर होने के बाद बल्कि उनकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। यस, वेरी राइट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताती हूँ। भगवानी देवी हैं, उन्होंने 94 वर्ष की उम्र में स्वर्ण पदक विजेता हैं। और मान कौर 100 वर्ष की उम्र में एथलीट बनी, और 93 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने स्टार्ट किया था। यस। और कर्नल सैंडर्स ने 65 के बाद KFC शुरू किया। और हरियाणा की दादी रोशनी देवी सांगवान, वो काफी फेमस चल रही हैं अभी फिलहाल, और 70 साल की एज में पावर लिफ्टिंग में 70 kg तक वेट उन्होंने उठाकर अपनी स्ट्रेंथ और डेडिकेशन दुनिया के सामने साबित की है। वेरी राइट। तो इनसे ये पता लगता है कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। रादर जब हम रिटायर होते हैं ना, वो तो जॉब से रिटायर हुए हैं, शरीर से थोड़ा रिटायर हुए हैं। शरीर को तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नाउ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब हम शरीर से 24 घंटे काम लेते हैं, वी आर नाउ मोर रिस्पॉन्सिबल कि इसके ध्यान दिया जाए। ये फ्री में मिला है, शायद हम इसलिए इसकी ध्यान नहीं देते हैं। जब कितना अनमोल गिफ्ट है हमारे पास, जब हमें वो गिफ्ट मिलता है हम उसका ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड देते हैं, संभाल के रखते हैं, ध्यान रखते हैं, सारा कुछ। तो वाई नॉट दिस बॉडी। और जबकि ये भी पता है कि हमने ये जोड़ी वापस भी करनी है, ये बॉडी वापस भी करनी है। जब बच्चा पैदा होता है कितना गोरा चिट्टा होता है, बढ़िया होता है। अगर हम वही बॉडी खराब करके दें तो कैसा लगेगा उसको? इसने दी हुई है हमें। फर्ज करो हम किसी से किताब मांग लेते हैं पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, और पढ़ने के बाद उसको मोड़ तोड़ के बर के फाड़ के दे देते हैं, हाउ ही बड़ी फील, बुरा लगेगा ना। तो इस तरीके से बॉडी का हिसाब है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जिस तरीके से हमें फ्री में गिफ्ट दिया था अपना पार्ट बजाने के लिए, हम बॉडी को उस तरीके से ठीक तरीके से वापस करें। हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने अपने पार्टनर को लूज कर दिया, और अभी फिलहाल उनकी एज उनकी एज है 96। और तो अभी फिलहाल वो एंजाइटी की प्रॉब्लम उन्हें काफ़ी हो रही है। तो ठीक है, एक वर्क से हम जब रिटायर होते हैं वो एक अलग होता है, साथ में हमारे जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं वो भी दूर चले जाते हैं। पर ऐसे में जब हम अपना पार्टनर लूज कर देते हैं और इस एज में, तो कहीं ना कहीं बहुत अकेले हो जाते हैं। हाँ। तो उस वक्त ठीक है हम अपने आप को बिजी रखें, जैसा आपने कहा कि बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल मुझे लगता है कि बिजी रहने के लिए भी उनका मन भी नहीं करता। वो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनका खेलने का, कूदने का, पढ़ने का कुछ भी मन नहीं करता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, पर मैं इसको आई टेक इन अदर वर्ड्स। देखो, ये तो हमें पता है, अगर कर्म थ्योरी को हम मानते हैं कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा मिलेगा। ये कैंसिल नहीं होगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा। वो अच्छे का अच्छा भुगतना पड़ेगा, बुरे का बुरा। तो अगर ऐसा हुआ है तो समवेयर समथिंग दैट हैज बीन रॉन्ग हैज बीन डन बाय अस अर्लियर। अगर हम सोच को बदलेंगे ना तो दुख तकलीफ सब भाग जाएगा। तो कोई बात नहीं, ऐसा हुआ है तो जो टाइम है ना, ये अपने आप गैप को फिलअप कर देता है जी। जैसे जैसे हालात बनते हैं ना, कोई ना कोई चीज ऐसी परमात्मा देता है। अगर पॉजिटिव सोच होगी तो वो आस्ते आस्ते ठीक हो जाते हैं। मतलब पॉजिटिव तो सोचना ही पड़ेगा। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है। यस, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। मेडिटेशन करो, अच्छा संग रखो, पॉजिटिव सोचो, खेल लो, अपने आप को बिजी रखो, ये चीजें। और जैसे परमात्मा भी कहते हैं, एक कदम आप उठाओ और 1000 कदम उठाने के लिए मैं तैयार बैठा। वेरी राइट। तो वो एक कदम तो हमें लेना ही होगा। देखो, जब भी हम कोई कितना लंबा सफर हो, इमटेरियल, द जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। अगर पहला स्टेप गलत डायरेक्शन में चला गया तो कितना सफर कर ले सारा गलत हो जाएगा जी। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप टू गो इन द डायरेक्ट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है हम कंप्लेन की मोड में चले जाते हैं, चाहे मैं यहाँ सीनियर सिटीजन्स की बात नहीं कर रही, मैं एक आम पर्सन की बात कर रही हूँ। तो जब भी हम कंप्लेन मोड में जाते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर आप एक ऐसी गड्ढे में गिर ही रहे हैं जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी ही है। यू हैव वेरी वेरी राइटली सेड। कंप्लेंट मीन्स क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मीन्स अज्ञानी,
यहाँ प्रश्न आ गया ना, वहाँ प्रश्न तो आदमी हो ही नहीं सकता। अगर आपने एट पार रहना है, लिबर्टी में रहना है, खुश रहना है, तो रिएक्शन बंद कर दो। आपने नेगेटिव क्या, आपने रिएक्ट करना ही नहीं है। यू स्टॉप रिएक्शन। किसी ने कहा था, कहता जनरली वी ब्लेम द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, ये ऐसे हो गया था, ये ऐसे हो गया था, ये ऐसे हो गया था, इसकी वजह से हो गया था, इसकी वजह से हो गया था। तो उसने बड़ा राइट, बहुत अच्छा कहा है, कहता situations and circumstances are totally powerless. They have no power. They are totally powerless. They become powerful only when you react. You don't react, they are dead. उसके ऊपर रिएक्शन होता है। तो इसलिए रिएक्ट करना बंद कर दोगे ना, जो होता है उसको होने दो। That was to be happen and that happened. But that's all. आप उसका अच्छा क्या कर सकते हो, इसके बारे में सोचो। जैसे आपने नेचुरोपैथी की भी पढ़ाई की हुई है, तो उसके भी कुछ आप टिप्स बताइए हमारे व्यूअर्स को, जो खास तौर से सीनियर सिटीजन्स अपनी लाइफ में ला सके। नेचुरोपैथी अनडाउटली इट वाज वेरी गुड। अब नेचुरोपैथी का सिनेरियो बदल गया है। ओके। नेचुरोपैथी में 5 एलिमेंट्स होते हैं। पांचों के पांचों एलिमेंट्स प्रेजेंट सिनेरियो ने खराब कर दिए हैं। और हवा खराब हो गई है, मिट्टी खराब हो गई है, पानी खराब हो गया, वातावरण खराब हो गया, पानी खराब हो गया है। तो अब देखो केमिकल्स, फर्टिलाइजर इतने आ गए हैं इसके बीच में। अगर हम जो भी अनाज पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती हैं, तो उसके बीच में आ गए ना, आगे तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। उतने मिनरल विटामिन नहीं है, उतने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, उतने प्रोटीन नहीं है उनके बीच में, उतने फैट्स नहीं है, वो कम होगी। तो इसलिए हम नेचुरोपैथी का तो सिस्टम सारा बदल गया है ना, उसके लिए हम थोड़ा सा अल्टरनेट करना पड़ेगा। नो डाउट नेचुरोपैथी तो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। नेचुरोपैथी मीन्स मेडिसिन फ्री लाइफ। क्यों, मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे अवॉइड करना चाहिए। मेडिसिन या ऑपरेशंस या एलोपैथी एक ऐसी चीज़ के लिए बनी हुई है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया स्पीयर, या कोई रिप्लेसमेंट करनी है हमारी पार्ट्स की, उस वक्त तो ठीक है ये एलोपैथी। और रूटीन में एलोपैथी की जरूरत नहीं है। हम जो रूटीन में जो मतलब दवाइयाँ ले लेते हैं, सिर दर्द की ले ली या वो ले ली, तो उसकी जगह हम उसको समझे कि वो बीमारी किस वजह से हो रही है। यस, उस सब कारण जान के अगर आपका खाना पीना सिस्टम ठीक हो जाए ना, तो आपको ये बीमारी आएगी नहीं। तो एलोपैथिक डॉक्टर हिपोक्रेट्स थे ना जी, जो एलोपैथिक सबसे बड़े डॉक्टर थे, फाउंडर थे, उसने ये बात बोली है, कहता कि सबसे उचित भोजन है आपकी खुराक। जब हम गलत खाते हैं तो बीमार होते हैं, जब ठीक खाते हैं तो हम ठीक होते हैं। तो हम ठीक खाने से ही ठीक हो गए। हाँ, मतलब खाना ही एक दवाई का काम कर सकता है, अगर हम ढंग से हमारे न्यूट्रिशियस फूड अगर हम लें। हाँ, तो इसलिए अगर खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल और खाना पीना ठीक हो जाए ना, तो हम बच सकते हैं। नेचुरोपैथी का मतलब ये है कि हम अब ज़्यादा क्या लाइफस्टाइल हो गया हमारा, घर में बैठने लग गए हैं। चलो काम तो बंद हो गया, सो हो गया घर में, अगर बाहर खुली हवा में घूमें और जो मड बाथ लें हम इससे अच्छी तरीके से, और थोड़ा धूप में भी रहें, हवा में रहें, तो काफ़ी जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी से बाहर से आ जाते हैं इस सिस्टम में। तो हम वो बंद कर दिया है। तो इसलिए नेचुरोपैथी के साथ साथ हमें जो पूर्ति के सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी है आजकल। मतलब थोड़ा घर से बाहर जरूर निकले। खासकर सीनियर सिटीजन्स ये सोचते हैं कि बस कमरे में ही रहेंगे मोस्टली, तो उन्हें कहीं ना कहीं वॉक के लिए या अपना एक सोशल सर्कल जरूर बनाना चाहिए खुश रहने के लिए। वेरी ट्रू। आजकल तो पार्कों में है, घंटा 2 घंटे शाम को बैठो, गप्पे वगैरह मारो, शेयर करो, चुटकुले लो, शेयर बोलो, कल्चरल एक्टिविटीज करो। ये सारे बच्चे खेलते हैं ना, ब्रेन की एक्टिविटी छोटी, ऐसे आप भी खेल सकते हो। क्योंकि कहते हैं ये बूढ़ा अगर बच्चा बन जाए ना तो ठीक रहता है। तो वी शुड आल्सो डू एक्टिविटीज लाइक चिल्ड्रन। राइट। गोयल जी, मैं ना थोड़े दिन पहले वृद्ध आश्रम में गई थी, तो वहाँ मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे, अंकल बता रहे थे कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद सब कुछ अपने बच्चों के नाम करा दिया। तो अब उनके पास फिलहाल कुछ नहीं है और अब वो वृद्धाश्रम में है, मतलब बच्चे उन्हें पूछते भी नहीं है। तो क्या आपको क्या लगता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट? आजकल प्रेजेंट सिनेरियो ये कहता है कि कभी भी बच्चों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम जिंदा जी नहीं करानी चाहिए टिल यू आर एट डेथ बेड। आप उनको विल तो दे सकते हैं, विल पावर दे दो उनको, अगर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ताकि उनके मन में डर रहे, ताकि आपको छोड़ के ना जाए उस तरीके से। हाँ, तो इसलिए सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करने की बजाय उनको विल पावर दे दो, तभी तो उनकी है। तो सारी ना दो, विल पावर कर दो, दैट इज द सॉल्यूशन। कि जो बागवान मूवी में भी हम जो देखते थे कि अमिताभ बच्चन का जो उन्होंने रोल किया था एक फादर का, उन्होंने अपने बच्चों के चारों बेटों के नाम प्रॉपर्टी अपनी सारी दे दी। तो फिर लास्ट में यही हुआ कि उनको किसी ने पूछा भी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग जरूर रहें। यस, टिल डेथ। अदरवाइज तो उनका कर ही दिया आपने,
विल पावर कर दी तो एक डर बना रहेगा उनको, वे चेंज कर सकते हाँ जी। हैं। तो दैट इज द स्टेबिलिटी। आज की जो यूथ है वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब रहती है, खेलने कूदने से की जगह वो मोबाइल के एक छोटा सा एक बॉक्स है उसी के अंदर ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप उनको, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं उनको ये कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो चलो एक सिस्टम बन गया कि उसके बगैर तो लाइफ चल नहीं सकती, रोज़गार भी हो गया और भी हो गया। अगर आपने अकेली पढ़ाई की और हेल्थ आपकी ठीक नहीं है तो कैसे आप आगे चलोगे? उसका पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा? हाँ, पढ़ाई का क्या फ़ायदा? तो हेल्थ के लिए जो है, हेल्थ के लिए 80 मार्क्स जो होते हैं हेल्थ के लिए, वो आपके खान पीने के ऊपर है और 20% है एक्सरसाइज की। उसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना। तो एक्सरसाइज में स्पोर्ट्स आ गया, योगा आ गया, वॉकिंग आ गया, रनिंग आ गई, सारी चीज़ें आ गई। तो स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। अगर हम स्पोर्ट्स करेंगे, स्पोर्ट्स क्या होगा, एक तो भाईचारे की भावना पैदा होती है, एक बच्चे बिजी रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, मदद करेंगे, खुश भी रहेंगे। इससे कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ती है, तो पढ़ाई में भी मदद करेगी ये अगर स्पोर्ट्स में खेलते हैं। तो पहला ये होता था को एक मुहावरा बना हुआ है ना, खेल लेंगे कूदेंगे होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रेजेंट सिनेरियो मैंने इसको बदल दिया है, मैंने ये लिखाया गया कि खेलेंगे कूदेंगे, चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सेवा करेंगे, खुश रहेंगे। तो दोनों ही जरूरी है। अभी मुझे आपसे बात करते हुए याद आया, टाटा जी जो थे, रतन टाटा जी, yes. उन्होंने एक फेलोशिप चलाई थी, गुड फेलो। जो स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो क्या करेंगे, ओल्ड एज पीपल के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे और इसके बदले उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। और ओल्ड एज जो लोग हैं, कहीं ना कहीं खासतौर से ओल्ड एज होम की अगर बात करें, वहाँ लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ उन बच्चों को चिट चैट करनी होती थी। तो मतलब उनकी एज उस तरह से होती थी कि उनके ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की जगह होते थे। तो मतलब ये बहुत एक अच्छा एक सिस्टम उन्होंने चलाया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे करे हमारे बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, यूथ में भी एक भावना आती है कि वो भी बैठे अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ बैठे, क्योंकि अभी ऐसा समय आ गया कि सब इतना, जैसे आप कह रहे हैं कि सब भाग रहे हैं। यस। तो कहीं ना कहीं हम अपने जो घर के अंदर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ हम समय स्पेंड करना ही भूल गए हैं। घर में बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, तो उस टाइम जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर एक अलग ही तरह की मोरल वैल्यूज आती है। और अभी अभी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि सास बहू की नहीं बन रही या जो भी फैमिलीज में नहीं बन रही, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों की परवरिश मेड कर रही है। अब मेड जो संस्कार देगी वो वैसे संस्कार तो नहीं आ सकते हैं जैसे जो घर वाले देंगे। बिल्कुल नहीं आ सकते। अगर पेरेंट्स बच्चों को खुद अपनी निगरानी में उनका पालन पोषण करते हैं ना, तो दिस इज दी बेस्ट। हमारे हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति यही है बेसिकली। हम तो वो वेस्टर्नाइज हो गए ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। अगर दोबारा हम गुरुकुल स्कूल आ जाए पढ़ने के लिए और इसलिए की संस्कृति आ जाए, तो वाकई जो है ना, सोने की चिड़िया और भारत नंबर 1 विश्व पे राज्य करेगा। तो सर, आपका फाइनल मैसेज क्या होगा टू सीनियर सिटीजन्स? देखो, ऐसे है कि उनको सबसे पहले तो बिजी रहना बहुत जरूरी है और पॉजिटिव सोचना, और जो जिम्मेवारियां उनको बच्चों को दे देनी चाहिए उस एज में। अगर उसमें इंटरफियर करेंगे तो वो शांति से नहीं रह सकेंगे। ये आप सही कह रहे हैं। ये क्योंकि कंट्रोल जो क्योंकि एक पर्सन है, घर का जो मेन मेंबर है, उसने हमेशा मुखिया ने घर को चलाया है। अब जैसे जैसे वो बुजुर्ग एज में आने लगता है तो उसे जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, ताकि अगर फर्ज करो कुछ सलाह भी ले, सलाह ले ले, ताकि पक्का हो जाए। अगर फर्ज करो आखिर तक वो रखता है तो चला जाएगा, तो फिर कौन उनको समझाएगा? तो इसलिए पहले छोड़ा। और दूसरा, पॉजिटिव सोचना चाहिए इसे ना करके कि जो हो रहा है होने दो उसको। आप अपनी तरफ से कभी कोई ऐसा शब्द ना बोलो, कोई ऐसा काम ना करो, कोई ऐसी चीज़ ना सोचो जो कि नेगेटिव हो या गलत हो। आपके बच्चे हैं, आंटी गोंडी भी, दूसरे भी, सब अपने बच्चे हैं। और तीसरा जो है, खान पीने को जरूर ध्यान दें, क्योंकि बहुत अच्छा खा लिया, बहुत स्वाद वाला खा लिया, बहुत तला फला खा लिया, बहुत ऊपर नीचे खा लिया, अब जो टाइम ये नहीं रहा है। अब सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त शरीर कमज़ोर हो चुका है, उसको बहुत ध्यान की ज़रूरत है। तो टाइम से खाना, टाइम से उठना, टाइम से जागना और एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज करनी, और अच्छी कंपनी रखी, थोड़ी बहुत अच्छी किताबें पढ़नी, अच्छा संग रखना, चुटकुले शेयर करने, ऐसे करना, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये इसमें अगर बिजी रहेंगे ना तो अच्छा टाइम पास हो जाएगा उनका। थैंक यू गोयल जी। डॉक्टर वजीर चंद गोयल जी का सफ़र हमें ये सिखाता है कि एज सिर्फ एक नंबर नहीं, और सीखने का, जीतने का और जीने का जज्बा कभी रिटायर नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आप कौन सा टॉपिक या कैसी पर्सनालिटीज को अगले एपिसोड में देखना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों से मिलते रहें।